आज नविता क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट और अहम, जिसको हम बोल सकते हैं, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे किसी न किसी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। आज हम कवर करेंगे इलेक्शन कमीशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, उसके बाद इसका टेन्योर कितना है, ओथ एंड एफर्मेशन कौन दिलाता है, रेजिग्नेशन और या फिर इम्पीचमेंट हो या फिर रिमूवल हो, ये कैसे होता है, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं इसके, तो ये सभी हम कवर करेंगे। तो चलो चलते हैं, इसको कवर करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये क्या है, एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये परमानेंट है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इसके ऊपर कोई भी पावर या अथॉरिटी उसको फोर्सफुली या लागू नहीं कर सकते। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। देखिए, ये आर्टिकल 324 में है, अनुच्छेद 324 में है, और ये संविधान में गिवन है कि ये पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंट, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, किस किस का कंट्रोल करेंगे इलेक्शन पार्लियामेंट में, जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये पावर सारी किस में वेस्टेड है, इलेक्शन कमीशन में। ये ध्यान रखना आपको, जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कंपोजिशन क्या है, देखिए आर्टिकल 324 क्या बोलते हैं, 324 जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फ्लोइंग प्रोविजंस। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि संविधान में इसके कुछ प्रोविजंस निहित हैं। तो वो कौन कौन से, इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ़ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या होगा, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, प्लस मतलब वहाँ पे वेरिएशन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन होंगे। ये चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, टाइम टू टाइम, ये डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर की करे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो, और चाहे इलेक्शन कमिश्नर की हो। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। उसके बाद क्या है, व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन। देखिए, जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद अपॉइंटमेंट के बाद जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करेंगे, उनकी कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट उनको अपॉइंटमेंट करेंगे। मतलब इसमें क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले अपॉइंट होंगे, उनको ओथ एंड एफर्मेशन कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट दिलाएंगे। ठीक है, तो ये है, और उनके अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन जब इलेक्शन कमिश्नर जब इलेक्ट होंगे, तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करेंगे, ये प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करेंगे और इस इलेक्शन कमिश्नर का क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करवाएंगे। लेकिन इसकी भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रेसिडेंट में आल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन। देखिए, यही पे जो हमने एक्सप्लेन किया है, कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमिश्नर सच एज रीजनल कमिश्नर एज ही मे कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। वो क्या करें हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, किसके साथ, इलेक्शन कमिश्नर के साथ कंसल्टेशन करके, रीजनल कमिश्नर या अदर कोई उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मेंबर चाहिए। जितनी भी कंडीशन होंगी सर्विस की एंड टेन्योर की, इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे रीजनल कमिश्नर हो, वो कौन डिटरमाइन करेंगे, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। ध्यान रखना, कंडीशन ऑफ सर्विस की
एंड टेन्योर की। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कितने मेंबर बॉडी रहा है पहले। ये काफ़ी लंबी स्टोरी है कि 1989 के अंदर कितने मेंबर थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, एज भी बढ़ा दी गई। पहले जो एज थी घटा दी गई, 21 थी, 21 से कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। किस संविधान का जो संशोधन था उसके तहत हुई है, किस ईयर में हुई है। फिर उसके बाद फिर अलग अलग से जनवरी 1990 में इलेक्शन कमिश्नर की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर रिव्यू किया गया। फिर अक्टूबर 1993 के अंदर ऐसा ही कोई अगेन रिव्यू किया गया। तो ऐसे करके क्या होगा, सारी चीज़ें हमें अच्छे से देखनी। 1993 के अंदर क्या हुआ, फाइनली डिसाइड हो गया कि अब क्या होगा, 1+2 का जो मेंबरशिप रहेगी, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। और तब से और आज तक यही स्ट्रेंथ है इलेक्शन कमीशन की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर इक्वल पावर, दोनों की पावर इक्वल है, दोनों सैलरी इक्वल सैलरी है, अलाउंसेस एंड अदर प्री रिक्विसाइट्स है। तो सिमिलर टू दो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या है, जो जज लेता है सुप्रीम कोर्ट का जितनी सैलरी अलाउंसेस लेता है उतनी ही इन तीनों की होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनमें कोई डिफरेंस होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर कोई इशू है, किसी इशू पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बीच में खिंच गई, तो क्या होगा, यहाँ पे वोट होगी। और वोट क्या होगी, मेजॉरिटी के साथ जो जीतेगा वही क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन कमिश्नर के 2 मेंबर हैं, अगर एक मेंबर भी चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ चला गया तो वो जो इशू है जिसके ऊपर वो डिस्कस करना चाहते हैं वो पास हो जाएगा या उसको वो फाइनल कर देंगे। अगर इनमें से एक मेंबर भी नहीं गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उस मुद्दे के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वो मुद्दा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी वोट चाहिए। मेजॉरिटी का अब क्या है, टोटल 3 वोट हैं। ठीक है, 3 वोट में से कम क्या चाहिए, 2 तो चाहिए ही चाहिए कोई भी इशू के ऊपर डिस्कस करने के लिए। ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, अब इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं और जो इनकी रिटायरमेंट है या कितने टाइम तक ये ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी जो टर्म्स होती है वो 6 और 65 ईयर, 6 और 65 मैक्सिमम, ये ध्यान रखना आपको। 6 साल तक वो ऑफिस में बने रह सकते हैं जब तक कि 65 साल की उम्र वो अटेन ना करें। अगर मान लीजिए वो 6 साल, ठीक है, उनका टेन्योर है, ऐसा हुआ किसी ने ज्वाइन किया एज ए इलेक्शन कमिश्नर, आफ्टर 4 ईयर उनकी उम्र कितनी होगी, 65, तो वहाँ पे वो रिटायरमेंट ले जाएंगे या उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो कोई भी एक, या तो 6 साल वो सर्विस करे और मैक्सिमम उम्र 65 है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आर्टिकल 324 क्या बोलते हैं, हैज़ मेड द फ्लोइंग प्रोविजन टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 क्या डिसाइड करता है कि जो संविधान में कुछ प्रोविजंस हैं इसकी सेफ गार्ड के लिए, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इम्पार्शियल फंक्शनिंग के लिए, वो कौन कौन से हैं। पहली बात सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मीन्स 6 या 65 ईयर, ये ध्यान रखना जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगर इनका रिमूवल करना है तो वो कैसे होगा, जैसे हमने जज का जो ग्राउंड तैयार किया था, सुप्रीम कोर्ट का जो जज जैसे रिमूव किया जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो पास होंगे, मोमेंट चला जाएगा, उसके बाद पास होने के बाद क्या होगा, वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और वो फाइनली उसको डन करेंगे। पार्लियामेंट से पहले क्या होता है, एक कमेटी तैयार की जाती है 3 लोगों की, 3 जो जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं, उसके ऊपर वो ब्यौरा देते हैं। ब्यौरा देने के बाद क्या होता है, पार्लियामेंट में उस सदन में किसी में भी, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, उसमें उस जज के खिलाफ क्या होता है, मोमेंट चलाया जाता है। अगर वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना, तो वो बिल फाइनली सेकंड हाउस के पास भेजा जाता है
सेकंड हाउस में भी ऐसे ही होगा, वो बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो, उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट फाइनली उसको यस करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है अगर इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर को या चीफ इलेक्शन कमीशन को वहाँ से हटाना है। दूसरी बात, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कांट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बार इलेक्ट होने के बाद प्रेसिडेंट उनको अपॉइंटमेंट करते हैं, उसके बाद वो इलेक्शन कमिश्नर का और रीजनल कमिश्नर जो हैं ये कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट के साथ उनका अपॉइंटमेंट करवाते हैं। अगर इनके रिमूवल की बात आ जाए तो सबसे पहले कंसल्टेशन किससे की जाएगी, चीफ इलेक्शन कमीशन से ही की जाएगी कि हम इनको हटाने जा रहे हैं, तो आपकी क्या राय है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑफ लीगल, एजुकेशनल, संविधान में प्रिस्क्राइब्ड है ये। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है ये चीज़ें, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, उसकी लीगल हो या एजुकेशनल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव है या जुडिशियल क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ना संविधान ने क्या किया है, कोई स्पेसिफाइड टर्म एक्सप्लेन की है इलेक्शन कमीशन में। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, डिबार नहीं किया है। अगर वो इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में रहते हैं, उस रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उनके अंडर किसी और काम में भी वो ज्वाइन कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, ये ध्यान रखना है। मीन्स नॉट डिबार्ड, संविधान ने डिबार्ड नहीं किया उनको रिटायरमेंट के बाद कि वो जाके कोई जॉब करें, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद पावर एंड फंक्शन, इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है, आपको पता है, मैंने बताया है इसी वीडियो में, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के, इन इलेक्शन को क्या करवाते हैं, वो कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब जब वो कंडक्ट करवाएंगे तो उन कंडक्शन के दौरान इनकी पावर जो होती है, जो फंक्शन होते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, एडवाइजरी फंक्शन है और क्वासी जुडिशियल फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखिए, या हम तीनों देखेंगे एक एक करके, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, क्वासी जुडिशियल फंक्शन, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अब देखिए, दिस पावर एंड फंक्शन आर टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये हमारा कंट्री है, ये डिसाइड करते हैं कि देश को कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करना है इलेक्शन के दौरान, लेकिन किस बेसिस पे, डिलिमिटेशन कमीशन के बेसिस पे, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे। ये ध्यान रखना है, देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड करने का काम इलेक्शन कमीशन का है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। वो किसी भी केस में हो, चाहे वो प्रेसिडेंट के केस में है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के केस में है, राज्यसभा के केस में, वो देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करेंगे कि कितनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाए और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन या कैसे उनका डिवीज़न होगा, पॉपुलेशन बेस्ड होगा या कैसे होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आता है प्रिपेयर एंड पीरियडिकली रिवाइज द इलेक्टोरल रोल टू रजिस्टर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट, एलिजिबल वोटर। ये प्रिपेयर करता है, पीरियडिकली रिवाइज करता है किसको, इलेक्टोरल रोल को। इलेक्टोरल रोल क्या होता है, जो भी 18 ईयर क्रॉस कर जाते हैं या 18 के होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन की उससे वोटिंग कार्ड बनता है उनका वो वोटिंग राइट बन जाता है। फिर वोटिंग राइट के अकॉर्डिंग वो अपना वोट डाल सकते हैं इलेक्शन के अंदर। तो जितने भी टू रजिस्टर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट, वो एलिजिबिलिटी जितने भी के पास है उनका वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इलेक्शन कमीशन। नोटिफाई द डेट एंड शेड्यूल इलेक्शंस एंड टू स्क्रूटिनाइज द नॉमिनेशन पेपर। देखिए, ये डेट और शेड्यूल बताती है किसी भी इलेक्शन का। जैसे कि अभी कुछ राज्यों के अंदर इलेक्शन है तो वहाँ पे वो डेट और शेड्यूल बताएगी किस राज्य में कितने चरण में इलेक्शन होगा और कौन सी डेट को होगा। और उसके बाद जितने भी लोग नॉमिनेशन करेंगे वो स्क्रूटिनाइज करेगी उन पेपर को, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। उसके बाद टू ग्रांट द रिकग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टी अलाउड द इलेक्शन सिंबल। जो पॉलिटिकल पार्टी है
उनका क्या करती है, रिकॉग्निशन करवाती है ये इलेक्शन कमीशन, और उनको क्या करती है, सिंबल प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। टू एक्ट एज ए कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटिंग टू ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल। ये क्या है, ये कोर्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलिंग डिस्प्यूट भी है। अगर किसी पार्टी, दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट्स है, किसको लेके, इलेक्शन सिंबल को लेके, तो दोनों के बीच में वो कोर्ट का काम करती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद टू अपॉइंट ऑफिसर फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट रिलेटिंग टू दी, ये अपॉइंटमेंट भी करती हैं कुछ ऑफिसर को। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इलेक्टोरल अरेंजमेंट के दौरान, तो उसमें क्या होगा, कुछ ऑफिसर को अपॉइंट करके वो इंक्वायरी कंडक्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन। टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट बी ऑब्जर्व बाय द पार्टी, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं उनका ऑब्जर्वेशन और कैंडिडेट का ऑब्जर्वेशन, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। प्रिपेयर ए रोस्टर फॉर द पब्लिसिटी ऑफ पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन द रेडियो एंड टीवी, ये भी करवाती हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना टीवी रेडियो पे टाइम चाहिए और कब कब कौन कौन सी पार्टी बोलेगी, ये सारे रोस्टर प्रोवाइड करती है इलेक्शन कमीशन। उन पे कड़ी नज़र रखती है। ड्यूरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम आचार संहिता बोलते हैं, अगर कोई पार्टी इसको ब्रीच करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसके ऊपर फाइनल पेनल्टी लगाने का काम इलेक्शन कमीशन करती है। उसके बाद टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा है, उसके मेंबर के डिसक्वालिफिकेशन है, तो वो क्या करेंगे, एडवाइस देंगे किसको, प्रेसिडेंट को। टू एडवाइज द गवर्नर ऑन मैटर रिलेटिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, विधानसभा का कोई मेंबर अगर डिसक्वालीफाई है तो गवर्नर को वो क्या करती है, इलेक्शन कमीशन एडवाइस करती है इस मैटर पे। उसके बाद टू कंट्रोल द कैंसल द पोल इन इवेंट ऑफ रिगिंग, जिसको बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस एंड अदर, अगर कैंसिल करना है पोल, अगर किसी भी बूथ पे ऐसा घटना घटी है जैसे बूथ कैप्चरिंग की है, वायलेंस की है, तो वो पोल को कैंसिल कर सकती है। इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी है। टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट ऑन गवर्नर फॉर रिक्विजिशनिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्ट, अगर मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, या तो उसमें क्या करेगा, वो गवर्नर को, अगर यूनियन के अंदर प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करेगा स्टाफ के, नेसेसरी स्टाफ रिक्वायरमेंट के लिए, कि हमें इतना स्टाफ चाहिए, आप हमें ये इतना स्टाफ प्रोवाइड करें ताकि हम इलेक्शन को स्मूथली कंडक्ट कर सकें। ठीक है, ये मेन पॉइंट थे इसमें। उसके बाद जो आता है वो है टू सुपरवाइज करना मशीनरी ऑफ इलेक्शन, मशीनरी को सुपरवाइज करना, और इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर द इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन द स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट, अगर किसी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल है, लागू हुआ है, तो वो प्रेसिडेंट को क्या सलाह देते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर, जो देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसे दो नीचे क्या है, इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर। लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स, स्टेट मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्शन कमीशन को, तो वो क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के दौरान। जैसे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, ये क्या हैं, ये सिविल सर्वेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद दे आर असिस्टेड इन टर्न बाय द सेक्रेटरीट, जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको असिस्ट करने के लिए कौन कौन होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरीज होंगे, क्योंकि ये भी ब्यूरोक्रेट हैं, डिप्टी सेक्रेटरीट होंगे, अंडर सेक्रेटरीज होंगे। ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, सिविल सर्विसेज से आते हैं, चाहे वो जो सेंटर की सर्विसेज हैं, चाहे वो किसी स्टेट की सर्विसेज है, उनमें जितने भी सेक्रेटरीज हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, अंडर सेक्रेटरीज हैं, वो कमीशन की हेल्प करेंगे। At the state level, election commission is assisted by chief electoral officer, who is appointed by chief election commissioner in the consultation with the state government. जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वो क्या होता है, एक सिविल सर्वेंट होता है स्टेट के अंदर, और वो सबसे हायर पोजीशन होती है, ये याद रखना। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जिसको बोलते हैं, कलेक्टर जिसको बोलते हैं, मतलब डीसी बोलते हैं। जो डीसी होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। मतलब अगर हायरार्की देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे नीचे इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन दोनों की बराबर होती है पावर। तो उसके बाद क्या होता है, रीजनल कमिश्नर,
फिर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, फिर डिप्टी के बाद जॉइंट, अंडर और जितने भी क्या नाम है दिए गए थे यहाँ पे सेक्रेटरीज़ जो होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज़, JUD बोलता हूँ मैं इनको, जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरी, JUD जो होते हैं वो सारे इनसे नीचे आते हैं। तो इस तरीके से क्या है काम चलता है देश के अंदर जब कोई इलेक्शन होता है। किसी राज्य के अंदर जो हायर पोस्ट होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की होती है, CEO बोलते हैं इसको, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये एक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उसके बाद जो नीचे आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की आती है, इसको हम रिटर्निंग ऑफिसर भी बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट जो तहसील होती हैं उनके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर बनाते हैं। किनको? SDM को, RO। तो ये RO के किसको बनाते हैं? PRO बनाते हैं। PRO मतलब RO से नीचे कौन होगा? रिटर्निंग ऑफिसर से नीचे होगा PRO या सेक्शन ऑफिसर जिसको बोलते हैं, सेक्शन ऑफिसर भी होते हैं। और सेक्शन ऑफिसर से नीचे कौन होते हैं? PRO, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद मिशन, प्रिंसिपल्स, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, वो क्या क्या है। बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 विच केम इनटू फोर्स इन 1989। ये क्या हुआ था, मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था बीच में स्लाइड में। 21 साल की उम्र से 18 साल उम्र कम कर दी थी किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल है उसमें रजिस्टर करवाने के लिए। 18 साल के होते ही इलेक्शन ID बन सकती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये किस संविधान के जो संविधान का संशोधन हुआ था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, इसके तहत क्या हुआ था, वो 21 से 18 साल कर दी थी उम्र, ये याद रखना आपको। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन की बात आई थी बीच में। डिलिमिटेशन कमीशन के जो डेटा होता है उससे इलेक्शन कमीशन क्या करता है, देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको डिवाइड करता है। तो अभी तक जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो 4 आए हैं देश के अंदर, 1952, 1962, 1972, 2002। याद रखना 52, 62, 72, 2002। ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना ज़रूरी समझा। ऐसे ही हम जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चली हुई है, इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पॉलिटी में, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको देख रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।